नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे चलते हैं जयपुर के बिरला सभागार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक संगठन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस पर रोक लगाई थी, जब गांधी की हत्या हुई, प्रतिबंध लगा दिया आरएसएस पे। वो आरएसएस है, लिख के दिए, माफी मांगी, हम कोई राजनीतिक भाग नहीं लेंगे जिंदगी के अंदर। तब इनकी पाबंदी खोली गई थी। वो आरएसएस है। आज आरएसएस राज कर रहा देश के अंदर। उन विचारधारा हिंदुत्व की है, सबको मालूम है। क्या इस मुल्क के अंदर जहाँ अनेकता है और जो हमारी विरासत है और जो हमारी खूबी है, दुनिया के मुल्कों के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र देश आबादी के लिहाज से भी, और जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब रहते हैं, हजारों जातियों लोग रहते हैं, बोले हजारों हैं, समझ में आती नहीं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, लिखा हुआ क्या है? इतने मुल्कों को हमने 70 साल में एक रखा है। रशिया के टुकड़े हो गए, 15-16 टुकड़े हो गए, जो हमारे मित्र राष्ट्र था, माँ शक्ति थी दुनिया की। इनको संजय रखा है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पंडित नेहरू को आप लोग सब, मैंने भी कहा है हमारे मंत्री जी को भी, कि हम चाहेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी की घोषणा मैंने की है, बजट में मैंने कहा था जल्दी इसको बनाएंगे। और तीनों मंत्री हमारे बैठे हैं। 33 जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले में मैं खुद जाऊँगा, 33 जिले में जाऊँगा और 11 जिले के जमा जाएंगे लोग एक पब्लिक सेमिनार करने की, और ये अकेडमी की भूमिका हो जाएगी। उसके अंदर हम चाहेंगे जनता को बताएं कि जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सोच पंडित नेहरू के बारे में ऐसी क्यों है, इसके पीछे राज क्या है और नेहरू का क्या योगदान देश के लिए। अगर नई पीढ़ी को हम सच्चाई नहीं बताएंगे, ये लोग इतिहास को मरोड़ रहे हैं, ये कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। सच्चाई होती है। इसलिए आज नई पीढ़ी तक बात पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में हमारे देश की नींव कैसे रखी गई थी, किस प्रकार हम आगे बढ़ना है और क्या योगदान था, क्या कांग्रेस की नीति है, उसके सिद्धांत है, उसकी प्रोग्राम है, पॉलिसी, प्रिंसिपल है। देश टिका हुआ उसके कारण से आज। और जिस प्रकार की बात करते हैं लंबी चौड़ी, उन्हें हमें सावधान होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप कृपा करके, जब कभी बुलाया गया आपको, तो मैं समझता हूं कि आपने हमेशा उत्साह दिखाया आने का। इस बात की मुझे खुशी भी है, फक्र भी है। जो सैनी जी ने कहा कि एक प्रोग्राम में नहीं आ पाया होगा, 1-2 बार आया भी था मैं आपके बीच में, तो मैं आया नहीं आया, मेरा दिल और दिमाग हमेशा आपके साथ रहा, ये मैं कह सकता हूं। और पंडित नेहरू ने कहा जय हिंद। जय हिंद का नारा कब शुरू हुआ? पंडित नेहरू से हुआ था। और ये लोग जिस प्रकार अफवाह फैलाते रहते हैं, नारे लगवाने के लिए भी, और किससे कहानी ऐसे बताएंगे, झूठ बोलेंगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, लोग लगता कुछ तो हुआ होगा। आप बताइए, भगत सिंह की बात कही अभी कुमार साथी ने, अब बताओ, ये कमाल हो गया। हमारे इतने बड़े नेता अगर बोले इस प्रकार से, ये सुरेश तिवारी ने कहा अभी, भगत सिंह से पंडित नेहरू मिलने नहीं गए। रिपोर्ट क्या बोलता है? गांधी जी का संबंध नहीं था। अरे कमाल है, इतिहास पढ़ो, इनको मालूम है। एक तो क्या होता है, वास्तव में लोग अनजाने से बोलता, अलग बात है। इनको मालूम है कि क्या क्या हुआ देश के। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में डेथ हो गई और पूरी बॉडी में लाने में पंडित नेहरू ने यहाँ पर, उनकी मौत लंदन हुई नहीं थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। आप कल्पना करो, ऐसी जुमले 50 मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार देश चल रहा है। झूठ के सहारे चला रहे हैं लोग देश को, झूठ बोल के चला रहे हैं। मन की बात कहते हैं। अरे आप कल्पना करो, आप राष्ट्रपिता बन गए। ये पहले गांधी जी को नहीं अपना थे कभी भी, ना गांधी जी से सरोकार था,
न सरदार पटेल से था, न अम्बेडकर से था। और अभी क्या किया उन्होंने? गांधी जी को अपना लिया। 20-25 साल पहले फुट डॉल लगे गांधी जी की, मेरी जानकारी में। और अभी आप गए अमेरिका, ट्रम्प साहब का हाथ पकड़े घूम नहीं चल रहा। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, आपने हमारे देश की विदेश नीति धज्जियां उड़ाई दी। कहा तो वाजपेयी जी ने कहा वही चलेगी विदेश नीति जो पंडित नेहरू की थी। आप गुटनिरपेक्ष की बात करते हो, आप कभी पार्टी बने, आपने कह दिया कि ट्रम्प सरकार, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, मतलब आप होते कौन लोग कहने वाले, बोलने वाले? क्या देश ने आपको लाइसेंस दिया बोलने का? ये अगर आप सरकार दूसरे को बन गई, दूसरी पार्टी बनी, क्या करोगे? क्या हमारे संबंध रहेंगे उनके साथ में? कुछ सोचा आपने कभी? कल्पना कीजिए, ये तो मीडिया दबाव में है, मीडिया कोई बोल नहीं पा रहा आपका। इसे कौन बताए बातों को? ये स्थिति है। ट्रंप ने कह दिया ये हमारे मोदी जी की तरफ देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता बैठे हुए हैं और मोदी जी बैठे हुए हो। अरे मोदी जी, आपको कहना चाहिए था मिस्टर ट्रंप, हिंदुस्तान में एक ही राष्ट्रपिता है, वो है महात्मा गांधी। यही कहना चाहिए। क्यों नहीं कहा भाई? क्यों नहीं कहा? इसका मतलब गांधी को भी जुबान से मानते हो, खाली ना दिल से मानते हो, ना दिमाग से मानते हो। ये कहना चाहिए। स्थिति है। कभी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, कभी सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ये टारगेट बना के चलते रहते हैं। कुछ नहीं है। वो जमाना और था जहां इतने बड़े दिग्गज छोड़वा लोग बैठे थे जो हमेशा देश की सोचते थे, देशवासियों को सोचते थे, आपस में मतभेद नहीं रखते थे। उनके दिलों में भेद नहीं होता था। मतभेद हो सकते थे जो आज भी हम कहते होने चाहिए, पर दिलों में भेद नहीं होते थे, उनके मन में भेद नहीं होते थे। वो लोग थे। आप व्याख्या कर रहे हो 70 साल के बाद में, कौन होते करने वाले? अरे आपने अपनी उंगली नहीं कटाई आजादी आंदोलन के अंदर। ये वो लोग हैं, जेल जाना बात छोड़ दो, इनमें कई लोग तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। पिट्ठू थे अंग्रेजों के, पिट्ठू थे अंग्रेजों के। इतिहास गवाह है, तो रिकॉर्ड के अंदर होगा। ये उंगली नहीं कटाने वाले लोग हैं। ये ऊपर उस पर तो आप क्यों नहीं जंग में भाग लिया आप लोगों ने? अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि 3/4 बहुमत आ गया, युवा पीढ़ी का आ गया। इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं पंडित नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी, कुछ पता नहीं। उसका फायदा उठा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स, बताइए आप क्या दिमाग काम करता है मोदी जी का भी, अमित शाह जी का। फर्स्ट टाइम वोटर, उनको मैं आह्वान कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम वोटर लिखता भी बात ठीक कर रहे। देखो हमें हमारी तरफ ध्यान गया प्रधानमंत्री का। अरे बच्चों सुन लो, 18 साल मतदान का अधिकार दिया राजीव गांधी ने दिया था। आपको पता नहीं है, पहले आपको अधिकार नहीं था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वर्किंग कमेटी में खुद था वहां पर। उन्होंने कहा कि इनको अधिकार देना चाहिए। देश की तकदीर के फैसले करने में 18 साल बहुत होती है, वो भागीदार बनाओ। कई लोग विरोध किया उस वक्त में, जनाब अभी ठीक नहीं, 21 साल ठीक रहेगा। नहीं क्या, नहीं बिल्कुल 18 साल ही होगा। अधिकार कोई दे और फायदा कोई उठा रहा है, बता दीजिए। अभी लंबी छोटी बातें क्यों मेरे सुन रहे हो? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आप बहुत सब लोग समझदार बैठे हुए हो, रेडियो सुनते हो, टीवी सुनते देखते हो, तो सब बातें क्या क्या हो रहा है आप लोग उसमें विश्लेषण किया करो शुरू करके, इस समाज को बताओ, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में देश सुरक्षित हाथों में रहे। लोकतंत्र सरकार बदलती रहती है, कभी परवाह नहीं करी किसी ने। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया, हमेशा अडिग रही है, अपने असूलों में रही है, देश हित में रही है। और जिस प्रकार का माहौल बना रखा है देश के अंदर, वो चिंताजनक माहौल है। आज भयभीत है लोग। लीजिए एक बेकसूर आदमी को जाके मार दो आप बिना कोई मतलब के, ये कहाँ की मतलब समझ आ रही होता है?
तो ये सब घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हो देश के अंदर। बोले हिम्मत नहीं कर पा रहा, हर व्यक्ति कहता है लैंडलाइन बात करो, पता नहीं टेलीफोन टैप हो रहा होगा। ये माहौल है देश के अंदर। सारे ब्यूरोक्रेट हमारे, सारे अधिकारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ये स्थिति बन गई देश के अंदर। तो इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, जितने आप सेमिनार कर सको, कोई कोई आपको लेक्चर प्रोग्राम मिल जाएगा आपके कॉलेज के अंदर, जिसको पूरी जानकारी पंडितों के बारे में, देश के इतिहास के बारे में। तो समय आ गया है कि हम एक शिक्षक कांग्रेस और आरजीएससी मिलकर के इस काम को अंजाम दें, राजस्थान सिरमौर बने देश के अंदर। इस राजस्थान वासियों को, नई पीढ़ी को, छात्रों को, युवाओं को मैं चाहूंगा कि सही रास्ता दिखाने में आप लोग आगे आए और सच्चे का सहारा लें। सत्य ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है, महात्मा गांधी ने कहा था। उस पर हम लोग आने वाली पीढ़ी को समझाएं, चलाएं, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अगर हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आप उस वक्त हमारी जो पीढ़ी थी वो चुप क्यों रही। हमारी जिम्मेदारी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही बात समझाएं। वो तभी संभव होगा तब आप लोग सब एक्टिव होकर के स्कूल में, कॉलेज में, एनजीओ के अंदर, जहाँ मौका लगे आपका, आप एक माहौल बना दें पूरे राजस्थान के अंदर। रिपोर्ट भेजें आप हमारे शिक्षा कांग्रेस के अध्यक्ष के पास में, सुभाष जी के पास में, आरजीएससी सतीश जी के पास में। मालूम पड़े कौन कौन व्यक्ति हम हिस्सा ले रहा है, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। वही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर बने रहें। अभी कार्यक्रम शेष है, आप अपने स्थान पर बने रहें। हमारे बीच में प्रोफेसर BM शर्मा साहब, विश्वविद्यालय। तो आपने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय बाल दिवस समारोह पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर पंडित नेहरू को याद किया और साथ ही जो मौजूदा हालात हैं उन्हें लेकर सीधे सीधे तो नहीं लेकिन केंद्र पर जमकर हमला बोला। बिरला सभागार से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बच्चों को मोटिवेट करने की उन्होंने कोशिश की। रोजगार के मुद्दे पर बातचीत की, केंद्र को घेरा और अन्य वादों पर भी। फिलहाल एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्य सरकार द्वारा लिखित पुस्तकों के लिए 2 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा गोविंद वल्लभ पंत। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज दिन भर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज उन्होंने बाल सप्ताह का भी शुभारंभ किया। बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और इसी कड़ी में कार्यक्रम में वो मौजूद है। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने आज बच्चों को टॉफियां भी बांटी हैं, बुक बांटी हैं, उनके साथ बैलून उड़ाए हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स खिंचाए हैं। और इस बीच सीएम निवास पर जो बच्चे जुटे थे उन्होंने मुख्यमंत्री को रोज़ भी गिफ्ट किया था, गुलाब के फूल दिए थे। तो तमाम हाइलाइट्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज जो विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, जो कि सीएम निवास पर तो थे ही, रामनिवास बाग पर भी एक कार्यक्रम हुआ था जहां से बच्चों की रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तमाम तरह के कार्यक्रम रहे। उन्हीं में से ये 6 तस्वीरें हैं जो आज के उनके जो कार्यक्रम में रहे उसकी हाइलाइट्स को सामने ला रही हैं। इस बीच एक बेहद संक्षिप्त सा संबोधन भी मुख्यमंत्री ने बच्चों को दिया था। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त अगर आप न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं तो ये खबर आपको बताना चाहते हैं। ठीक 49 मिनट बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा नगर निकाय चुनावों के लिए। थोड़ी देर जिसके बाद ये प्रचार खत्म हो जाएगा। 48 मिनट के अंदर पूरी ताकत प्रत्याशी झोंक कर रखे हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाना है, जिसके बाद सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार के लिए। चुनावी मैदान में कुल 7,944 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, क्या जानकारी है? सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा, शाम 5 बजे बाद राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। प्रदेश में 867 संवेदनशील और करीब 42 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जहां भी अप्रिय हालात होने की संभावना है या आशंका है, वहाँ पुलिस फोर्स पुख्ता कर दी गई है। अब जैसे कुछ देर पहले हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित से बात हुई थी। उनका कहना था कि आदर्श आचार संहिता है, उसका कड़ाई से जी। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। मैंने कहा कहाँ राजा बोल कहाँ गंगू तेली, इस रूप में देश चल रहा है। लोग भड़का जा रहा नई पीढ़ी को, उसको ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। आज सरकार ने मदरसों का अनुदान नहीं दिया चालू वित्त वर्ष में। आपने बजट दिए स्टेट कोटे से, मदरसों का अनुदान बंद कर दिया। वो तो किसे बंद कर दिया? केंद्र सरकार ने। नहीं, हम तो दे रहे हैं, अपने हिसाब से दे रहे हैं। सर, ये बीजेपी विधायकों ने रिजॉर्ट में रुके विधायकों खर्चों पर सवाल उठाया है कि तमाम विधायकों का प्रतिदिन का खर्चा लाखों। उनको को भैया, तुम्हारे विधायक आए थे झारखंड के और यहाँ नाच गाना डांस करवाए थे रिजॉर्ट के अंदर, चौकी ढाने के अंदर। वो रिकॉर्ड निकाल देखो तुमने क्या कारण में किए थे। तुम्हें पूछने का हक ही नहीं है। यहाँ तो बड़ी सादगी के साथ में सब कुछ काम हुआ। सर, लिस्ट है हमारे पास। संग्राम चौथे जैसे विधायकों के लाखों रुपए खर्चा हुए एक दिन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज कहीं सांप तो कहीं अजगर से अफरा तफरी मच गई। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हैं। सिरोही में दुनिया का सबसे जहरीला सांप देखकर लोग सकते में आ गए। वहीं बारां में एक विशाल अजगर को देखते ही अफरा तफरी मच गई। शोरगुल सुनते ही अजगर जंगल की ओर निकल गया। तो ये 2 तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वो जिसका नाम ही कपकपी छुटा दे, वो जब सामने दिखता है तो डर के मारे घिघी बन जाती है। ये तस्वीरें सिरोही और बारां की है। बारां में एक अजगर से दहशत फैली, वहीं दुनिया के सबसे जहरीले सांप ने सिरोही में कईयों को डराया। सिरोही के रारजपुरा में दुनिया का सबसे जहरीला सांप दिखा, जिससे सनसनी फैली। अजगर जैसे विशाल सांप को देखते ही लोग डर गए। फौरन वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बेहद सावधानी के साथ जहरीले सांप को पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ा। सांप के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला ये कोई सामान्य सांप नहीं है, बल्कि अफ्रीका में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर है। उधर बारां जिले के शेरगढ़ गांव के पास एक विशाल अजगर देख गांव वाले दहशत में आ गए। लोगों ने बताया अजगर करीब 20 फीट लंबा था। लोगों का शोर सुनकर थोड़ी ही देर में अजगर जंगल की तरफ निकल गया। लोगों की जान में जान आई। बता दें, शेरगढ़ गांव शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा है, जिसकी वजह से आए दिन आसपास के गांव में वन्यजीव निकल आते हैं। बढ़ेंगे आगे। अब की बार ब्रिटेन के नेशनल असेंबली चुनावों में भारतीयों का जोर नजर आने वाला है, वो भी लेबर पार्टी के खिलाफ, और इसकी तस्वीर अभी से नजर आने भी लगी है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में ऐसी तस्वीर आम हो चली है। आए दिन इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन
सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए नहीं हो रहे, बल्कि ऐसे प्रदर्शनों के जरिए चुनाव में लेबर पार्टी का विरोध किया जा रहा है। भारतीयों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। पाक परस्त होने की वजह से लेबर पार्टी का विरोध किया जा रहा है। कश्मीर को लेकर लेबर पार्टी की नीति का विरोध किया जा रहा है। कश्मीर को लेकर लेबर पार्टी के प्रदर्शन पर ऐतराज जताया जा रहा है। कश्मीर मुद्दे को लंदन में उठाने पर विरोध जताया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय मूल के लोग ये भी संकल्प ले रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो फिर 130 करोड़ लोग भी कश्मीर के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। दरअसल लेबर पार्टी के कुछ सांसदों ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पाकिस्तानी मूल के भी कुछ लोग शामिल हो गए थे और उसी वक्त से भारतीय मूल के लोग लेबर पार्टी से नाराज थे और आने वाले चुनाव को लेकर लेबर पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। यहाँ का जो भारतीय है, जो ओरिजिनली इंडियन है, उसे इस चीज़ से बहुत कष्ट पहुँचा कि हमारे देश का विषय लंदन की स्ट्रीट पर क्यों आया। अगर कोई सब्जेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में था, अगर कोई बात वहाँ होनी थी तो वहीं होनी थी, उसको इंग्लैंड में लाकर उछालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस चीज़ से नाराज होकर भारतीय कम्युनिटीज़ ने ये निर्णय लिया है कि इस बार वो लेबर को वोट नहीं करेंगे। यूं तो इंग्लैंड के चुनाव में भारतीय मूल के वोटर एकजुट नहीं होते, लेकिन लेबर पार्टी के कुछ सांसदों और उसकी पाकिस्तान परस्त नीतियों के चलते भारतीय वोटरों ने अब उनसे किनारा करने का मन बना लिया है। इस बार का जो मेरे पर्सनल जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने अपने दोस्तों के साथ या कम्युनिटी लोगों के साथ जो मैंने महसूस किया है, इस बार जो लोगों का रुझान है वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ ज्यादा है यूके के अंदर। भारतीय मूल के वोटर 40 ऐसी सीटों पर नतीजे बदलने की कोशिश में हैं, जहां पाकिस्तान मूल के वोटरों का प्रभाव कम है और भारतीयों का ज्यादा। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि लेबर पार्टी के वीरेंद्र शर्मा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट सुरक्षित भी रह जाए। लंदन में इस वक्त कई ऐसे संगठन हैं जो भारत के हितों को ख्याल रखने और लेबर पार्टी को सबक सिखाने के अभियान में लगे हैं। उन्हीं में से एक है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूनाइटेड किंगडम, जिसके अध्यक्ष हैं सीकर जिले के पृथ्वीपुरा में जन्म लेने वाले कुलदीप सिंह शेखावत। कुलदीप सिंह की माने तो अब की बार भारतीय वोटर लेबर पार्टी को सबक सिखाकर रहेंगे। इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को वोट किया जाए, ना कि लेबर को। भारतीय मूल के वोटरों की इस मुहिम की वजह से लेबर पार्टी सदमे में और कंजर्वेटिव पार्टी को ये एहसास हो चला है कि भारतीय वोटरों के साथ की वजह से अब की बार भी सत्ता उन्हीं को मिलेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए हरेंद्र मिर्धा की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।